बहुत ज़्यादा गोलगप्पे या चाट खाते हैं, लड़के कहते हैं अरे क्या यार लड़कियों की चीज़ खा रहे हो, है ना। ये चीज़ लड़के सब बोलने लगते हैं, बहुत से बोलने लगते हैं। या पिंक, पिंक कलर जो हमारा होता है, पिंक मतलब जैसे जैसे पिंक की बात आती है लड़के कहते हैं यार अरे लड़की। और दोस्तों क्या हाल चाल है, तो कैसे चली सीटेट की तैयारी। आप लोग कितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, कितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, या कितने पुराने पेपर सॉल्व किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग एक ध्यान बात दे लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, बहुत ज़्यादा नंबरों का नुकसान होने वाला है अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे। तो वहाँ पे 100-150 क्वेश्चन 150 मिनट में करना, क्योंकि पेपर सीटेट का बहुत लंबा होता है तो उसको पढ़ने में ही टाइम लगता है। आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए, वहाँ से कॉन्सेप्ट बनाइए कि कौन चीज़ सीटेट सही मानता है, कौन चीज़ गलत मानता है। इस चीज़ में अगर डिफरेंस आप जानना जान गए तो आपका प्रैक्टिस सेट, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज जुलाई 2019 का पेपर फर्स्ट जो प्राइमरी का होता है वो कराने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, इसको मैं कराऊंगा। इसके पहले मैंने दिसंबर 2019 का भी पेपर कराया हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग वहाँ पे जाके देखिए। और ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टीचरीफाई, ठीक है, थोड़ा अलग है, आप लोग इसको जाके सब्सक्राइब कर देना अभी, ठीक है। तो सीधे चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे, यानी सीटेट के क्वेश्चन पेपर पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, ठीक है। ये करता है हमारी समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा क्या होता है, समावेशी शिक्षा होता है जब हम विशिष्ट बालकों को, है ना, विशिष्ट बालक और जो सामान्य बालक होते हैं एक साथ पढ़ाते हैं, इन दोनों को एक साथ लेके एक ही कक्षा में पढ़ाते हैं, तो वो हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। विशिष्ट बालकों में हमारे जो प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, या फिर जो हमारे नेत्रहीन, या फिर शारीरिक रूप से अक्षम, ठीक है, श्रवण अक्षम, जितने भी प्रकार के बच्चे होते हैं वो सब विशिष्ट बालक होते हैं, ठीक है, और उनको एक साथ पढ़ाते हैं, तो ये हमारी समावेशी शिक्षा हो गई। अगला क्वेश्चन ये है, यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक ही नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, ये किसके अंतर्गत आता है। अभी मैंने बात करी है एक ही विद्यालय में एक ही व्यवस्था के साथ समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समावेशी शिक्षा का ही है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तीसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए, भाई क्या चाहिए, एक विशेष सांस्कृतिक समुदाय, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। तो क्या ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे होना तो चाहिए लेकिन यहाँ पे विशेष नहीं, मतलब एक ही, विशेष का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर उसी को केवल बढ़ावा दे रहा है, बाकी को नहीं दे रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वहाँ वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं एवं विविधता की अनदेखी करें, नहीं, हमें अनदेखी भी नहीं करनी है, ठीक है, हमें उनका सम्मान करना, विभिन्नताओं और उनकी संस्कृतियों का, विविधता को सम्मान करना है, ना कि हमें अनदेखा करना है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा हमारा। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, ये चीज़ सही है। यहाँ पे हमको सभी संस्कृतियों का सम्मान करना है और उनको महत्व भी देना है। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन, तो ये हमारे ऑप्शन तो पहले ही सही जगह, बट देख लेते हैं यहाँ पे, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। क्या हम तुलना बच्चों में करें उसको अधिकतम करेंगे, नहीं, कभी नहीं, ऐसा ऑप्शन जब भी दिखे काट दो तुरंत, तुलना नहीं करनी है बच्चों की। अगला क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो प्रभावी रूप से बच्चे कब सीखते हैं, वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करें, नहीं भाई, जहाँ पे याद करना है वहाँ तुरंत काटना है, ठीक, याद रखो हमेशा ही। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, नहीं, हमको बोर्ड से कुछ उतारना नहीं है कॉपी पे, ऐसा नहीं है कि हम केवल नोट्स वहाँ पे छाप लें, वो चीज़ नहीं करनी होती बच्चों को, ठीक है। वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, भाई बिल्कुल लेते हैं, और यही चीज़ ज़रूरी है। हम जब विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं और कार्यों को अपने आप खुद करते हैं तो हम क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं और अपने व्यवहार में लाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रभावी शिक्षण होता है। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ठीक है, नहीं, सभी बच्चों को, हमको घटनाओं को नियंत्रित नहीं करना है। एक काम कर दिया तो बच्चों से ये कह देना चाहिए कि हाँ आप जिस तरीके से कर सकते हैं करिए, आप उसमें नियंत्रण नहीं करना, तो ये भी हमारा गलत है। हमारा ऑप्शन केवल यही सही है, ठीक है, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं विभिन्न गतिविधियों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, हतोत्साहित का मतलब होता है उत्साह को कम करना, हमें उत्साह को कम नहीं करना है, बढ़ाना होता है। पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, गलत, पूछने से रोकना चाहिए, ये भी गलत। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यही ऑप्शन हमारा सही है, यानी बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आते हैं पेपर में, हमेशा आते हैं, और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है यार।
छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम होता है। मतलब 3 ऐसी हैं जिनसे सार्थक अधिगम होता है और एक ऐसी जिससे नहीं होता है। तो हमारा मुख्य पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ये इससे होता है भाई। निर्देश एवं संचालन, भाई थोड़ा बहुत निर्देश तो हम देते ही हैं कि हाँ, निर्देश मतलब होता है कि एक तरीके से हेल्प करना बच्चे की, हाँ ये चीज़ को इस तरीके से करते हैं, ठीक है, वो करके बताना, वो चीज़ निर्देश होती है, ठीक है। अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सार्थक अधिगम के लिए। कंठस्थ करना एवं स्मरण करना, ये देखिए कितने क्वेश्चन आ चुके हैं यार इस टाइप के, अभी देख लो। ऐसा क्वेश्चन हमेशा गलत होता है, यही हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे हम, ठीक है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। नहीं पूछा है तो इसलिए सही यही है। हमेशा आप ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि नहीं दिया हो जब भी, उसको 2 बार पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो हमें कुछ बच्चे दिए हुए हैं और उनकी जो है गुण दिए हुए हैं, मतलब विशेषताएं दी हुई हैं। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली है, अधिगम अशक्तता है, प्रतिभाशाली, अधिगम अशक्तता, सृजनात्मक, अवधान कमी, अतिसक्रियता। तो यहाँ पे अब देखिए, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत। अब यहाँ पे अब देख लीजिए, अवधान कमी मतलब ध्यान जिसका भटक जाए, जिसमें अतिसक्रियता हो, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो, जल्दी आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे थोड़ी थोड़ी दिन पलटता रहे, वो क्या होता है, आसानी से विचलित होने की आदत होती है। तो ये हमारा सीधे यहाँ मैच कर जाएगा। शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, मतलब बहुत जल्दी जो सीख लेता है, और स्वतंत्र रूप से सीखने का मतलब है उससे को ज़्यादा किसी शिक्षक की या किसी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़े। ऐसा कौन सा बच्चा हो सकता है भाई, ऐसा बच्चा तो प्रतिभाशाली ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा मैच कर जाएगा। अधिगम अशक्तता मतलब उसको सीखने में या कुछ पढ़ने में कुछ परेशानी हो, तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, इसको यहाँ पे मैच कर लेना है। सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी उनके सामने कोई समस्या रख लो, उनका समाधान वो खोज लेते हैं। ये सृजनात्मक बच्चों की जो है एक खासियत होती है। तो हमारा क्या है, ए डी में जाएगा, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ सी में। तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस करके करेंगे तभी आपसे ढंग से हो पाएगा, हमें वरना मैच करने में दिक्कत हो जाती है। 8वां क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियाँ। बच्चों की गलतियों का क्या करना है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। अब बच्चों से ये नहीं बोलना है कि बार बार अभ्यास करो और ये कहकर ये भाई इसको बार बार अभ्यास करो और सुधार लो इसको, ऐसा हमें नहीं करना होता है। अभ्यास करना होता है, कभी कभी कुछ चीज़ों में अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन तुरंत हमको उस चीज़ को सुधारना नहीं चाहिए। हमें कुछ हेल्प करनी, मतलब एक तरीके से उनको वो देना चाहिए, एक हल्का सा निर्देश दे सकते हैं उनको, हिंट दे सकते हैं ना, हिंट देना है, ठीक है। तुरंत सुधारना नहीं, हिंट देकर हमको बच्चे से खुद सही करवाना होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अधिगम का एक भाग है, तो क्या ये, हाँ, बच्चों की गलतियां अधिगम का ही एक भाग होती हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब क्या है, अधिगम का ही एक भाग होती हैं, वो तो बिल्कुल सही बात है। बच्चे गलती करते हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में उनको नहीं आता है, कहीं कहीं पे गलती होती है उनसे, तो वो अधिगम का ही भाग हो गई एक तरीके से, क्योंकि उनके जो विचार हैं, उन्होंने जो पढ़ाई करी, वो अपने खुद के विचारों को सामने ला के रखते हैं, अंतर्दृष्ट करते हैं, सम्मुख रखते हैं शिक्षक के सामने, तो वो गलती इसलिए करते हैं। तो यही हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों की गलतियाँ अधिगम का भाग होती हैं और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में महत्वहीन है, बिल्कुल गलत भाई, बहुत ज़्यादा महत्वहीन होती हैं। प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, नहीं, गलतियां करने का मतलब ये होता है कि बच्चा पढ़ तो रहा है कम से कम, लापरवाह तो कैसे नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर, मूल्यांकन को क्या, भाई पढ़ो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। पहली ही लाइन में सब कुछ सही लिखा हुआ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग होना चाहिए। केवल नंबरों में संदर्भ करना चाहिए, गलत, नंबर की बात ही नहीं करनी हमको। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, नहीं, मूल्यांकन का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि लिखवा लिया, कुछ आंसर करवा लिया या हमने कुछ भी उनसे बुलवा लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल हमें लिखना नहीं होता है। एक अधिगम एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, अलग गतिविधि नहीं है ये। मूल्यांकन जो होता है हमारा एक साथ चलता है, क्योंकि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है उसका भी तो मूल्यांकन होना चाहिए ना यार, कि शिक्षक ने कैसा पढ़ाया,
और बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी जो गतिविधियां हैं, जो गतिविधियां क्लास में करवाता है या शिक्षण पद्धतियां जो अपना रहा है, वो चीज़ कैसी चल रही हैं, उनका कुछ फल निकल रहा नहीं निकल रहा है, वो सब क्या मूल्यांकन के थ्रू ही तो आता है। तो ये अलग भाग नहीं रखती है, वो एक ही भाग होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार क्या होता है, सक्रिय होता है। ठीक है, एक सक्रिय अधिगम, एक अधिगम सक्रिय होता है, और जो ज्ञान का निर्माण भी स्वयं होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन में सीटेट ने इसको पहला ऑप्शन दिया था उसमें, लेकिन काफ़ी बुक्स में और बहुत जगह पे यहाँ पे डाउट में दिए हुए हैं, कई ऑप्शन दिए, पहला को छोड़ के, बट तीनों में डाउट दे रखा है। तो क्योंकि यहाँ पे जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया भी बोली जा सकती है, अनुभव के परिणाम के स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। तो ये तो वैसे विकास की परिभाषा होती है, तो बट ज़्यादातर तब भी सबसे ज़्यादा यही सही है, सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, संरचनात्मक दृष्टिकोण से अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, 11 ऑप्शन पे आते हैं, क्वेश्चन पे, एक शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब, जब भाई शिक्षक को विद्यार्थियों में उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होगा तो विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी निश्चिंत हो जाएंगे तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देंगे। भाई प्रयास को बंद कर देंगे, का उत्साह भंग हो जाता है, नहीं तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है, वे दबाव में आ जाते हैं, नहीं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होगा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। ठीक है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही हमारा है। अगले ऑप्शन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करना है। मतलब ये कहने का है कि हम बच्चे को किस प्रकार से समस्या समाधान के सक्षम बना सकते हैं। ठीक है, यानी वो समस्याओं का समाधान कर लें, ये करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रदान करते हैं। भाई हमें केवल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं कराने हैं यार, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं को के कंठस्थ कर, यार कंठस्थ हमेशा गलत होता है, जानते ही हो। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना होता है, बच्चों के सामने कुछ ये बोलना चाहिए, हमको सिखाना होता है कि वो अनुमान लगाएं किसी चीज़ का, सहज अनुमान लगाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में नहीं, बट हल्का हल्का एक सोच लेना। जैसे कि कुछ भी हम मैथ में पढ़ा रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आप कम से कम कोशिश करके तो बताइए, अनुमान लगाओ क्या आंसर हो सकता है, ऐसा बोलते हैं ना। जैसे कुछ लंबाई होती है तो हम बोलते हैं क्या कि कितनी हो सकती है, तो इस तरीके अनुमान, ये हमारी समस्या समाधान ही तो है। और बहुविकल्पों को देखने के लिए क्या मतलब है कि जब बच्चों को नहीं समझ में आए तो हम 4-5 कंडीशंस रख देते हैं कि हाँ, हमें इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक आप जो सबसे बेटर लग रहा हो आपको वो बताओ, है ना। तो वहाँ पे भी क्या होता है, वो समस्या समाधान की ओर हम उसको प्रेरित कर रहे होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, सहजानुभूत अनुमान लगाने और बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, हमें केवल गाइड नहीं बना देना है यार, ठीक है, गाइड नहीं बनानी हमको यार, गाइड नहीं छपवाना होता है। 13 नंबर है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल मतलब खुद से पहल करें किसी चीज़ की, वह प्रयास शामिल हैं, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ठीक है, वे विधियां जिनमें स्वपहल और प्रयास शामिल हैं वो कौन सी विधियां होती हैं, वो हमारी निगमनात्मक विधि है, नहीं, अधिगमकर्ता केंद्रित है ना, क्योंकि खुद की बात हो रही ना यार, तो वो किसकी, विद्यार्थियों की खुद की पहल। विद्यार्थी क्या होते हैं, वो खुद अधिगम करता होते हैं, तो ये अधिगम केंद्रित हो गई एक तरीके से। ठीक है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। अब वो पढ़ते हैं, क्या बात है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करने लगते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। मतलब कहने का मतलब, कुछ बच्चे जब अच्छी तरीके से प्रदर्शन बढ़िया नहीं कर पाते हैं, कि या कुछ अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे होते हैं, तो उनको लगने लगता है कि यार हमारे अंदर कुछ कमी है, और वो आगे नहीं, उत्साह उनमें ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो काम को छोड़ देते हैं। तो ऐसा कब होता है, संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है,
संज्ञान का मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। और जो संवेग मतलब जो उसके इमोशंस होते हैं वो संबंधित नहीं है। भाई कैसे नहीं संबंधित है यार, जब वहां पे वो कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग मतलब वो समझ रहा है कुछ चीज़ों को कि यार उसके अंदर कुछ कमी लग रही है, तो वो क्या हो रहा है, संवेग मतलब हतोत्साही महसूस करना है, काम को छोड़ देना है, तो संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है, ये संबंधित हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, तो यहाँ पे यार इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है। अनुवांशिकता से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, इसका भी कुछ ऑप्शन नहीं यहाँ पे है। संवेग एवं संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बच्चे पहले महसूस कर रहे हैं, फिर जो इमोशंस की वजह से उनमें इमोशंस आए, अंडरस्टैंडिंग पहले समझा, इमोशंस को डेवलप किया कि हाँ यार हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम छोड़ रहे हैं इस चीज़ को, तो वो क्या है, इसका ये मतलब निकलता है कि संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि एक के बाद संज्ञान के बाद संवेग पर क्रिया हो रही है, इसलिए ये सही है। थोड़ा सा रिपीट करके समझ लीजिएगा इसको। तो संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, यानी एक ही है ना, ये ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा बार बार पढ़ने दीजिए, जब प्रैक्टिस करेंगे आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है कुछ। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम क्या है? भाई प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है? जो हमारे समाज में मेरे सामने किसी बच्चे के सामने सबसे पहले आए वो प्राथमिक होता है। प्राथमिक कौन? इस हिसाब से हमारा विद्यालय पहले आता है, सरकार आती है, मीडिया आती है, परिवार आता है। भाई हमारे लिए तो सभी के लिए, हर बालक के लिए उसका परिवार सबसे पहले आता है, इसलिए ये प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, ठीक है। जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ऐसा तो कह नहीं सकते हैं हमेशा। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रात्मक भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से क्या मतलब यहाँ पे, थोड़ा ये इसलिए यहाँ पे डाउट है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यहाँ पे भिन्न होना चाहिए, ठीक है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो पहला और ये तीसरा, पहला और चौथा तो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि बेहतर होती है ये भी हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है ये भी गलत है, ये भी नहीं कह सकते हम। तो बच्चों की सोच को मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो यहाँ पे मात्रात्मक वैसी चीज़ होती हैं जिनको हम नाप सकें, माप सकें, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो ये भी डाउट में है, मतलब ये गलत है, डाउट किया। तो ये हमारा गुणात्मक रूप से है ना, गुणात्मक रूप से भिन्न होती हैं, ये हमारा सही है। जेंडर क्या है? जेंडर क्या है? जेंडर का मतलब ये नहीं है कि मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, है ना, मेल और फीमेल, तुम मेल हो या फीमेल हो, ऐसी बात नहीं होती है। ये हमारी होती है यानी मनोवैज्ञानिक सत्ता है, सामाजिक संरचना है, आर्थिक अवधारणा है या जैविक निर्धारक है। तो यहाँ पे ये भी गलत है, आर्थिक का कोई मतलब नहीं है, सामाजिक संरचना है, हाँ ये सामाजिक संरचना है। जेंडर क्योंकि हम खुद बनाते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि यार ये चीज़ लड़कियों से संबंधित है, ये चीज़ लड़कों से संबंधित है ना, पहनावा, उठना बैठना लेके सब चीज़ें ये समाज में होती हैं, इसलिए ये सामाजिक संरचना है, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक सत्ता भी नहीं है। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचानता है? विकास के व्यापक आयाम कौन कौन से होते हैं? संवेगात्मक होता है, बौद्धिक होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है। आध्यात्मिक विकास की बात नहीं होती है, हम लोग को कभी नहीं पढ़ाया गया। स्व मतलब सेल्फ के बारे में ये भी चीज़ अलग से नहीं पढ़ाई जाती है, ये हमारा एटीट्यूड में आता है, ठीक है ना, जब हम अभिव्यक्ति पढ़ते हैं। शारीरिक होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ ऑप्शन में नहीं है। आध्यात्मिक यहाँ भी है, ये भी गलत हो जाएगा। हम शारीरिक व्यक्तित्व ये पढ़ते हैं, संवेगात्मक पढ़ते हैं, यहाँ पे भी आध्यात्मिक आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्व, यहाँ भी गलत हो जाएगा स्व और व्यक्तित्व की वजह से। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं शारीरिक के बारे में, संज्ञानात्मक के बारे में, सामाजिक और संवेगात्मक, ये हमेशा बुक में आप लोग की दिखा होगा, अलग से हेडिंग लगा के, चैप्टर के अनुसार भी होता है। तो व्यापक आयाम है, ये हमारे व्यापक आयाम है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है? नहीं, स्थायी परिवर्तन नहीं है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है। आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण और तर्क शामिल होती हैं। गलत। बुद्धि एक बहुआयामी है। चारों ऑप्शन को पढ़ के ढंग से तब लगाइएगा आप लोग।
ठीक है, बुद्धि बहुआयामी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मान्य है क्योंकि बुद्धि एक बहुआयामी, हम बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। एक इंसान ऐसा नहीं है कि एक ही काम कर सकता है ज़िंदगी में, या दो ही काम कर सकता है, बहुत से काम कर सकता है। तो बुद्धि में हर तरीके से हो सकता है, कोई आदमी लेखक भी हो सकता है, पेंटर भी हो सकता है, एक ही इंसान हो सकता है, इसलिए बुद्धि बहुआयामी होती है। ठीक है, और बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है ना, बहुआयामी कई योग्यताएं इसमें होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा है, पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली, मतलब पूर्ण रूप से या तो हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, या तो ना तो उसको हम माप सकते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, अभिसारी रूप से नहीं हो सकता। अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी होता है कि जो एक इंसान एक ही चीज़ के बारे में सोचे, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना सोच सके, एक ही चीज़ के बहुत ज़्यादा तर्क ना दे सके, वो अभिसारी मतलब कम सोचने वाला, इसका चिंतन बहुत ज़्यादा विस्तृत ना हो, है ना, तो वो अभिसारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में नहीं, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, बस यही सही है। खाली स्लेटों के रूप में नहीं, छोटे वयस्कों के रूप में नहीं, ये हमारे प्रगतिशील शिक्षा का हमेशा ध्यान रखिए, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ओके, चलिए, लेव वाइगोत्स्की, जब भी लेव वाइगोत्स्की का नाम आया, मैंने पहले बताया हुआ है कि ये हमारा सामाजिक, जहाँ लेव वाइगोत्स्की मतलब सामाजिक, ठीक, तो बस सीधे टिक लगा दो, उसमें कुछ अंतर नहीं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था हमारी कौन सी है? जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है हमारी 2 से 7 के बीच में। ठीक है, अब इसको दो भाग में फिर विभाजित किया गया, पहली थी हमारी पूर्व प्रत्यात्मक में, और दूसरी हमारी है आंत प्रज्ञ काल, है ना, आंत प्रज्ञ काल। तो ये हमारी थी 2 से 4 के बीच में, और ये हमारी है 4 से 7 के बीच में। तो आंत प्रज्ञ काल में ये कहा गया कि बच्चा किसी बात को या किसी तथ्य को बिना किसी तर्क के, है ना, बिना तर्क के अपने मस्तिष्क में बिठा लेता है, और जिस क्रम में वो स्टार्ट करता है, मान लो यहाँ से स्टार्ट करता है तो वहाँ से वो वापस यहाँ नहीं आ पाता है। ठीक है, और जब स्टार्ट करके वापस नहीं आ पाता है, इसी को बोला जाता है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अगर इसको एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो एग्जाम्पल से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि मान लो हमारे पास 2 बराबर छड़ियाँ, बच्चे के सामने अगर 2 बराबर लंबाई की छड़ें रखो, और फिर इन लंबाई की छड़ों को अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है ना, एक लंबी एक आगे पीछे रख करके रख दें, तो अब इसमें क्या कहेगा, अगर बच्चा ये देख रहा है सामने बैठा हुआ, तो उसको ये लगेगा कि ये जो है, ये हमारी छड़ है जो बड़ी है ना, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करके वो जानता है कि दोनों छड़ें समान लंबाई की हैं, फिर भी वो गलत कर दे रहा है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वापस नहीं पहुँच पाया। ये हमारा क्या हो गया, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में कौन सा सही है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा एवं सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। केवल आनुवंशिकता की बात कर रहा है तो गलत हो जाएगा, केवल आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होती है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा अधिगम क्षमता निर्धारित व सीमित करती है। तो यहाँ पे सामाजिक तो हो सकता है, सामाजिक आर्थिक नहीं हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ पे अगला क्या है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। ऐसा है क्या भाई, दंडित करके कुछ करा लोगे बच्चे से? नहीं, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ये चीज़ बहुत, सीखने में सक्षम बच्चे जितने भी होते हैं वो स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। हमें यही कंसीडर कर चलनी, भले कितना भी बेकार या किसी कैसा भी बच्चा हो, ठीक है, नहीं सीख पा रहा हो, लेकिन हमको भी यही सीखना है कि हमको यही समझना है कि बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता है, वो सीख सकता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ऑप्शन सही जाएगा हमारा। अगला क्या है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कहाँ से कहाँ तक चलता है। ठीक है, तो ये मतलब चालक विकास की बात कर रहा है यहाँ पे, मतलब हमारे शारीरिक अंगों की बात करें, वो किस तरीके से वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, लेकिन अब हम इस पर ध्यान दें, अगर स्थूल सूक्ष्म, यहाँ पे भी सूक्ष्म स्थूल दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चालक विकास होता है वो कहाँ से चलता है, वो चलता है इस
स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर कैसे, तो यहाँ पे ऑप्शन सही है। स्थूल से इसलिए क्योंकि बच्चा जो होता है स्टार्टिंग में सबसे पहले अपना पूरा हाथ चलाता है या पूरा पैर चलाता है ना, पूरा हाथ चलाएगा। ये नहीं कि उंगलियां पहले चलाता है, कभी आपने देखा कभी उंगली चलाते हुए? नहीं, वो पहले पूरा हाथ चलाता है। कभी पैर से लुढ़काएगा, किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाता किसी वस्तु को, बट वो धक्का दे देता है, ठीक है, हाथ से या पैर से कैसे भी करके, तो वहाँ पे वो स्थूल हो जाती है। जब उसके एक अंग को चलाना है, यानी हाथ की उंगलियों को चलाना सीख जाए, तो वो सूक्ष्म, यानी उंगलियां हमारी उनसे तो सूक्ष्म ही है ना, पूरे हाथ से तो एक सूक्ष्म है, तो इसलिए वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आता है हमेशा। अपरिष्कृत और परिष्कृत, अपरिष्कृत मतलब जो शुद्ध ना हो, ठीक है ना, तो हाथ अगर पूरा चलाना तो उसको अपरिष्कृत बोल सकते हैं, और उसको जब और ज़्यादा विकसित कर लिया जाए तो वो परिष्कृत हो जाता है, यानी और ज़्यादा शुद्ध या अच्छे तरीके से, है ना, ये चीज़ कहने का मतलब। यानी चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विषय विविधताएं तो होती हैं, सब में अलग अलग डिफरेंस तो होते ही हैं, विविधताएं तो होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कहाँ से होता है? अपरिष्कृत या अपरिष्कृत से परिष्कृत या स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा हमेशा। 25 नंबर, हाँ 25 नंबर क्वेश्चन है, एक वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है, जो वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, उस जगह कहते हैं। मतलब ऐसी स्टेज बतानी है जब वयस्क होने लगे इंसान। तो वयस्क कब आती है, वयस्कता कब आती है हमारी, जो यानी वयस्क को बोलते हैं एडल्टहुड। एडल्ट कब होता है? 18+, है ना, तो 18+। तो किशोरावस्था क्या हुआ हमारी यहाँ पे? किशोरावस्था की कहाँ तक होती है? 18 तक होती है, यानी संक्रमण काल, यानी 18 के आसपास का जितना भी एरिया है, ठीक है ना, वो संक्रमण काल होगा, ठीक है। वयस्कता के संक्रमण यानी वहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे किशोरावस्था के बाद की अवस्था है, इसलिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार 26 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। लग नहीं रहा कुछ ऐसा। बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करना है? नहीं, कभी नहीं। विशेष तरीके से सीखना नहीं। हाँ, जीन पियाजे ने, अब देखो जब ढंग की बात आ जाती है खुद पता चल जाता है। जीन पियाजे ने किस चीज़ की बात करी है? ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करना, मतलब निर्माण करना। तो यही ऑप्शन सही है। जीन पियाजे ने सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर ध्यान दिया है। जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं एवं अन्वेषण करते हैं, यानी खोज करते हैं, है ना, यानी निर्माण करते हैं। ये ऑप्शन सही है बस, और बाकी पढ़ने की जरूरत भी ज़्यादा कुछ नहीं है। 27 नंबर, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपने आप से बात करने का क्या मतलब है यार? सिंपल सी बात है, व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है ना, व्यक्तिगत वार्ता, खत्म। 28 नंबर क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों, रंगों को विशिष्ट लिंग से संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? अब ये चीज़ करता है हमारा जेंडर रूढ़िवादिता। किस तरीके से यार? हम लोग हमेशा कहते हैं कि यार, जैसे गोलगप्पे की बात है, वो क्या कहते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा गोलगप्पे या चाट खाता है, लड़के कहते हैं अरे क्या यार लड़कियों की चीज़ खा रहे हो, है ना, ये चीज़ लड़के सब बोलने लगते हैं, बहुत से बोलने लगते हैं। या पिंक कलर जो हमारा होता है, पिंक मतलब जैसे पिंक की बात आती है लड़के कहते हैं यार अरे लड़की, है ना। जो ये चीज़ है, हम कलर्स को भी अलग अलग कर देना ना। यहाँ पे पहनावे की वस्तु है, अगर हम बात करें कुर्ते की बात, तो कुर्ता हमेशा, कुर्ते लड़के भी पहनते हैं, लड़कियाँ भी पहनती हैं, बट कुर्ते की नाम लेती सबसे पहले हमारा क्या आता है? लड़की, है ना। ये हमारे साथ सबसे अधिकतर होता है, इसलिए तो ये सब जेंडर रूढ़िवादिता में आता है। विशिष्ट लिंग से हम संबंधित करना है। 29 नंबर है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? नहीं, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उनको हमें जो बच्ची अपने साथ अनुभव लेके आती है, हमें उसके अनुभव को, जो भी वो सीख के पहले से आई है, वो क्या सीख रही है अपने आसपास में, वो अपने, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग कंडीशन से आता है ना, अलग अलग वातावरण उसका होता है, तो वो जो भी सीख के आता है वो हमारे लिए काम का है, ठीक है ना। हो सकता है ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अदर बच्चे ना जानते हो, तो वो उससे सीख के हम दूसरे को सिखाएंगे, है ना। तो ये उसको हमें संचय करना चाहिए। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए? नहीं, स्वीकार करना चाहिए भाई, है ना। लास्ट क्वेश्चन है ये, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है
30 क्वेश्चन है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज एक इंसान को ही है, हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई को उसकी पत्नी वह दवाई ऐसी दवाई वो जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वह मतलब कोई ऐसी दवाई है जो उसकी पत्नी की जान बचा सकता है। फिर भी बच्चा सोचता है कि अगर वो ऐसा करेगा, अगर वो दवाई की चोरी करेगा तो वो पकड़ लिया जाएगा और उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो अब अगर बच्चा इस तरीके से सोच रहा है तो वो कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा किस नैतिक समझ के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आता है दंड एवं आज्ञा पालन अभ्यास अभिविन्यास। मतलब वो बच्चा दंड को या आज्ञा पालन से संबंधित जितने भी वो फॉलो हो रहे हैं उनको ध्यान दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो दंड मिलेगा उसको, है ना, इसलिए वो मना कर रहा है। जबकि अगर भाई किसी की अगर वाइफ को, उसकी वाइफ की डेथ हो रही तो वहाँ पे जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना। एक जब वो बच्चा उत्तर परंपरागत अवस्था में होता है तब वो बच्चा इस तरीके से सोच सकता है क्योंकि जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चोरी करने से। बट वहाँ वो अब इस कंडीशन में ये सोच रहा है कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर पकड़ लिया जाएगा तो वो जेल भेज दिया जाएगा। तो वो डर रहा है एक तरीके से, वो दंड से डर रहा है, या दंड के लिए कुछ बोल रहा है, या आज्ञा पालन से संबंधित, है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत, ये कोहलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है ना। अब यार मेरा चैनल जो है टीचरीफाई TEACHERIFY, इसको जाके तुरंत सब्सक्राइब कर दो। और क्योंकि अभी तो सीटेट जब तक होगा, सीटेट की बात होगी, उसके बाद आने वाला है सुपर टेट, है ना। सुपर टेट जब भी होगा तैयारी सीटेट के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और चलो, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लोगों को दिखाओ यार भाई प्लीज़। तो थैंक यू इतनी देर तक देखने के लिए। ओके, बाय।